वैसे आंसर करना नहीं है आज, ठीक, ताकि आपको टाइम मिले पढ़ने का। मैं पोल दे रही हूं आपको, आंसर कीजिएगा। ठीक है प्रियंका घोष, फटाफट से आंसर कीजिए। लाइक शेयर करते रहेंगे, शेयर जरूर करेंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने कितनी भी तैयारी की हुई हो। बाइलिंगुअल मिलेंगे क्वेश्चंस आपको, ठीक। जो सीटेट ने अपनी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट दिए हैं उनके क्वेश्चंस रहेंगे प्रॉपर सेट, कट टू कट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़ते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस। अब इसमें आपको जानने में ये मदद मिलेगी कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे पेपर में, आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आप पढ़ेंगे कैसे, है ना। आंसर तो आप कहीं से भी देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि जीन पियाजे की थियरी में है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपने ये थियरी पढ़ी होगी मेरे साथ भी। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि सेकंड स्टेज है, ठीक। जीन पियाजे की थियरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, सेकेंड स्टेज। SPCF से आपको याद कराया है, SPCF सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये आपकी 4 स्टेजेस हैं। अगर हम बात करें 47% आंसर है सी, दैट मीन्स बहुत गड़बड़ है। आप लोग तो मतलब इतने, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब 23% लोगों को लग रहा है कि ए आंसर है। भाई प्री ऑपरेशनल है, फॉर्मल नहीं है, रट्टे मत लगाओ एंड मोमेंट पे, है ना। फॉर्मल नहीं है, जब तक फॉर्मल नहीं है तो ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को हाथ भी मत लगा देना। जब तक फॉर्मल ऑपरेशनल ना लिखा हो, जब तक औपचारिक ना लिखा हो, तब तक आप ये अमूर्त शब्द के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो आती ही 11 साल के बाद है। जो लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल SPCF में, सम पीपल कांट फोकस, ये हमने एक निमोनिक बनाया हुआ है, ठीक। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी 11 साल में। क्लियर है बात। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग ये भी आती है 11 साल के बाद, 11 एंड अबव, ठीक। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि डिडक्टिव रीजनिंग आएगी ही 11 के बाद, इंडक्टिव आ जाएगी 7 से 11 में। सेंट्रेशन इन थॉट इज द राइट आंसर, जो कि सिर्फ 47% ने आंसर सही दिया था, बाकी लोग तो बाद में चीटिंग कर रहे हैं, ठीक। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट, ये CCS मैंने आपको बताया हुआ है 7 से 11 वर्ष में। सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाता है 7 से 11 वर्ष में, क्या आता है CCS, है ना। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है ये, ठीक। दिस इज सेंट्रेशन, सॉरी कंजर्वेशन, आपका सीरिएशन और क्लासिफिकेशन, ये 3 चीजें हैं। कंजर्वेशन, सीरिएशन और एक चीज होती है क्लासिफिकेशन, कि बच्चा वर्गों में विभाजित करने लग जाएगा। तो राइट आंसर इज विचार में केंद्रीकरण, सेंट्रेशन इन थॉट। ये क्या है, इसी की वजह से ईगो सेंट्रिज्म है, बच्चे का जो फोकस है वो एक ही चीज पे है। जैसे ये पेन देखेगा तो इस पेन के सिर्फ कलर पे ध्यान है, इस पेन की शेप पे ध्यान नहीं है कि ट्रायंगुलर शेप है ना, या फिर इस पेन में इंक नहीं डलती कुछ और डलता है, उसका ध्यान सिर्फ एक एस्पेक्ट पे है। कलर पे है तो कलर पे है, शेप पे है तो शेप पे है, लंबाई पे है तो लंबाई पे है, वो सारे एस्पेक्ट नहीं देख पाता, वो सारे पहलू नहीं देख पाता एक चीज के, इसीलिए उसको ईगोसेंट्रिक बिहेवियर कहते हैं, जिसका कारण सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से कंजर्वेशन कहते हैं कि नहीं आ पाता, मतलब वो थॉट को रिवर्स नहीं कर पाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सेंट्रेशन जो है इसका सिंपल सा मतलब है कि बच्चा डी सेंटर नहीं कर पाता, चीजों को अलग अलग एस्पेक्ट में नहीं देख पाता, कि इस पेन को क्या कर सकते हैं, इस पेन से कुछ टच भी कर सकते हैं ऐसे, है ना, इस पेन से अगर इसमें लगी हुई है रेजर तो उससे मिटा भी सकते हैं, ठीक। तो इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं, वो ये नहीं देख पाता। आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पढ़ के आंसर करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं पोल दे रही हूं आपको, फोकस रखिएगा एक्सप्लेनेशन पे भी, सिर्फ सही और गलत पे नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार मेरे साथ ये इस अप्रोच में ढल जाएंगे ना 2-4 टेस्ट में कि पढ़ते कैसे हैं क्वेश्चन, तब आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके दिमाग में फिर छप जाएंगे दिमाग में पेपर में। देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन ना आए, 30 के 30 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से ऐसे ही आता है पेपर। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्ष में कैसी होती हैं चीजें। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से जॉन डुई याद आ रहे होंगे, जॉन डीवी, ठीक। पहला ऑप्शन है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की संरचना के लिए भरपूर मौके मिलने चाहिए बच्चे को, बच्चे के भले की बात है। चलो फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ने हैं हमें। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स, ये लेबलिंग जो है ये नेगेटिव वर्ड है। आ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम, रिजिड हो गया फिक्स्ड का मतलब, जबकि होना क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल होना क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक। इसमें आपका 94% आंसर ए है, मतलब थोड़ा सा दिमाग आपका खुला है इस बार। लास्ट है, द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, कंपटीशन नहीं कराना बच्चों के बीच में,
कोऑपरेशन कराना है, उनको एक साथ लेके आना है, प्रतिस्पर्धा नहीं करानी बल्कि सहयोग की भावना डेवलप करानी है। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन, या सही उत्तर है क्या ए। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव है, जिसमें बच्चा एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है, हमें तो बच्चे की भलाई देखनी है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और जवाब दीजिए। मैं आपको पोल भी दे देती हूँ, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से। पोल दे रही हूं आपको, कल से थोड़ा पोल जल्दी देंगे, भाई को बैठाऊंगी मैं यहाँ पे पोल देने के लिए। 1 मिनट को थोड़ा सा जूम करते हैं। ओ गॉड, आंसर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन क्या है? इन हिज थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे ने एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को, संज्ञानात्मक जो संरचनाएं हैं उनको क्या बुलाया है जीन पियाजे की थियोरी में? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास क्या है? हमारी थिंकिंग, हमारी डिसीजन मेकिंग, जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं उन सबका विकास संज्ञानात्मक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, एक तरह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, दूसरे शब्दों में कहूं तो आपको एक चीज यहां ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, अलग अलग रूप में क्वेश्चन यही रहता है और ये आता है ऑलमोस्ट हर बार। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कौन व्यक्ति है? वाइगॉस्की। पियाजे से तो कोई मतलब नहीं इस बात का। स्टिमुलस रिस्पॉन्स अगेन बिहेवियरिज्म में फॉलो होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये लोग, तो ये तो बात भी नहीं करेंगे इसकी। साइकोलॉजिकल टूल्स, क्या साइकोलॉजिकल टूल्स? वर्ड पूछा है, नाम क्या है? तो 82% आंसर आप लोग सही दे रहे हैं, स्कीमास। ठीक, स्कीमा क्या है? एक ऐसा शब्द है जिसको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा है पियाजे ने, कि भाई जो हमारे संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे ब्रेन में स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उनको स्कीमा बुलाया है, कि रिलेशनशिप का एक स्कीमा है, पियाजे का एक स्कीमा है ना, स्पेन का एक स्कीमा है। उसकी वजह से आप चीजें पहचान पाते हो, उसकी वजह से आप चीजें बेसिकली देख करके समझ पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में वो पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड हैं, जैसे फोल्डर्स होते हैं ना कंप्यूटर में, वैसे वो फोल्डर्स को स्कीमा कहा है उन्होंने। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। भाई व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण क्या है? ये भी क्वेश्चन हर बार आता है, टॉपिक ही फिक्स है, कोई दुनिया में चेंज नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत लैंग्वेज में चेंज हो सकता है। चलिए पोल दिया जाए आपको नेक्स्ट। थोड़ा मैं एनर्जी कम लगाऊंगी क्योंकि मुझे वीकनेस है, तो बोलते हुए दिक्कत हो रही है। देखो एक बार फटाफट से आंसर कीजिएगा। आशीष चौधरी, ये एडिंग लेगो, देखो इनका नाम देखो कितना प्यारा नाम है, कह रहे हैं कितने मार्क्स मिले थे आपको सीटेट में? 122 थे आई थिंक लास्ट टाइम। हालांकि मैं मार्क्स पे कभी बात नहीं करती क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते, और 30 आउट ऑफ 30 सीडीपी में तो पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं, है ना। और एक टाइम था जब बिल्कुल बस क्लियर ही होता था लाइन पे, तो फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि अभी मेरे 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 काम नहीं आने वाली वो मार्कशीट कहीं भी। देखो एक बार, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। ठीक, और मैंने कभी सीरियस दिया भी नहीं, मतलब सीरियस होके कि प्रॉपर इतनी तैयारी ठीक। देखो एक बार, खेल खेल में इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस वजह से होते हैं? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं आपकी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की वजह से। सिर्फ हेरिडिटी जी नहीं, नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, फिर तो मतलब कौन चमत्कार हो रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्या? हम सब अलग हैं। अब कई लोग का इंटरेस्ट इस बात में कि मेरे कितने नंबर हैं, कई लोग का इंटरेस्ट इस बात में कि यार लाखों लोगों ने किया, चुपचाप से पढ़ लो, जो पढ़ाती है सही पढ़ाती है ना, पेपर में आता है, तो उस बात में कई लोगों का इंटरेस्ट। तो ये क्या हुआ? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि हम सभी अलग हैं एक दूसरे से। ठीक, चाहे वो रंग में हो, सोच में हो, इंटरेस्ट में हो, एटीट्यूड में हो, एप्टीट्यूड में हो। ठीक, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी जो इंटरप्ले है किसका? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। डेवलपमेंट किसका गुणनफल है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। तो आप में जो भी है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट की वजह से ही है। हेरिडिटी क्या है? जो आपके जीन्स से मिला है। एनवायरमेंट क्या है? जो एजुकेशन आप ले रहे हैं, जो ट्रेनिंग आपको अपने पर्यावरण से मिली है। पर्यावरण आप समझते हैं, जो चीज हमें चारों ओर से घेर के रखती है सिवाय हमारे जीन्स के। ठीक, एनवायरमेंट ओनली नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? इतनी कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रही हो तो बता दीजिए, है ना। हम लोग हो चुके हैं 21,000 लोग जुड़ करके। लाइक शेयर करके स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे टैग कर देना, अच्छा लगता है इतनी स्ट्रेंथ देख के। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पोल ले लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
आंसर कीजिए पोल में एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, डाइवर्स बैकग्राउंड्स का क्वेश्चन आता है क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी 5 नंबर में आती है पेपर में, मतलब आपके सीडीपी वाले सेक्शन में ही, पेपर में तो बहुत ज्यादा नंबर में आ जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट में पूछी जाएगी आपसे। ठीक, बताइए 80% आंसर आपके ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। चलिए समझते हैं। डाइवर्स बैकग्राउंड का मतलब है एक गरीब बच्चा भी होगा, एक अमीर बच्चा भी होगा, एक अलग अलग जातियों से, समूह से, रंगों के, इंटरेस्ट के, एप्टीट्यूड के बच्चे होंगे। मतलब सब सेम तो नहीं हो सकते, तो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होंगे, सबका इंटरेस्ट, सबका एप्टीट्यूड, सबका एटीट्यूड अलग होगा। ठीक, सब अलग तरीके से सीखेंगे। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ डील करने के लिए? ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, यानी आप अगर एक क्लास में हैं तो आप गांव का भी एग्जांपल ले रहे हैं, आप शहर का भी ले रहे हैं, ताकि वो शहर वाले बच्चे को भी समझ में आ जाए, वो गांव वाले को भी आ जाए, वो गरीब को भी आ जाए, अमीर को भी आ जाए। एक बच्चा जो जिसका इंटरेस्ट किसी चीज में, उसका इंटरेस्ट भी जुड़ जाए, दूसरे का भी जुड़ जाए, सबका ध्यान रखेंगे, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स देंगे, वेरियस। ठीक, बी ऑप्शन है। अब ये सुनने में अच्छा लग रहा है ऑप्शन, लेकिन फिर भी हम बाकी के 3 ऑप्शन चूज करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, एटलीस्ट रीड तो करना ही है। बेस्ट ऑप्शन से मिलेगा ना 1 नंबर। बी ऑप्शन है यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। कभी भी बच्चे के दिमाग में स्टीरियोटाइप्स भरने ही नहीं है। स्टीरियोटाइप्स क्या? लड़के तो मजबूत होते हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, ये क्या है? स्टीरियोटाइप है। मैथ में लड़के ही अच्छा करेंगे, लड़कियां बेकार करेंगी, ये क्या है? स्टीरियोटाइप है। ऐसा नहीं करना आपको। अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। क्यों भाई? विभिन्नता में एकता की तो हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, है ना? यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं कि विभिन्नता में एकता हो, तो डाइवर्सिटी की तो बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? फिर है सी ऑप्शन, यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल। देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको टीचर मेड टेस्ट की भी जरूरत हो सकती है, ताकि आप उनको समझ पाए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान कम रख पाते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, एक नेगेटिव साइड है इनकी। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन, या सबसे बेहतर जो है वो ए ऑप्शन है। क्लियर है? सबको एक डंडे से नहीं हाँकना, इसका मतलब यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन हो गया एक तरह से। क्लियर है जी बात? आगे बढ़े तो ए ऑप्शन यहां सही है। देखिएगा कितने आएंगे आज 30 आउट ऑफ 30। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फटाफट से, पढ़िए एक बार इसको। मैं आपको नेक्स्ट पोल दे देती हूं, सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं आपके सिलेबस में जो पूछे जाएंगे। 22 को पेपर है साइंस के लिए, कुछ सजेस्ट कर दो। बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप, लास्ट टाइम मेरा 4 नंबर से रह गया था। देखो साइंस के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी थी लाइन टू लाइन, और कुछ नहीं करना था, प्लस प्रीवियस ईयर। अभी आज सत्येंद्र सर ने क्लास ली है, कल भी ली थी साइंस के लिए क्लास, यही लेट्स लर्न पे, वो एक बार रिवाइज कर लो, वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में। ठीक है, जो कंटेंट है बहुत सिलेक्टेड मिल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट्स व्हाट स्टेज ऑफ मोरालिटी। ये क्वेश्चन, ये स्टेज का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। गुड गर्ल, अरे मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है ना? बच्ची को कोई इंटरेस्ट नहीं है उस काम में, लेकिन मम्मी कहती है बड़ी अच्छी है तो इसलिए वो करेगी। ये क्या, कौन सी स्टेज है ये? फॉर्मल कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल है? पोल नहीं दिया आप लोगों को मैंने, पोल दे देती हूँ। चलो इसका तो पोल में आंसर करो, इसमें गड़बड़ करोगे आप लोग। चलो मैं 2 ऑप्शन हटा भी दूंगी, यहाँ पे मैं आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन दे रही हूँ। आपके सामने सिर्फ बी और सी में से कोई एक होगा, ये आपको हिंट है मेरी तरफ से, क्योंकि 3 लेवल्स बताए हैं कोहलबर्ग ने। फॉर्मल कन्वेंशनल जैसा कुछ नहीं है, ठीक, पोस्ट कन्वेंशनल है, ठीक, ये तीनों लेवल हैं। ए तो ऑप्शन ही नहीं है, और पोस्ट का ये उत्तर नहीं है, क्योंकि पोस्ट में तो व्यक्ति खुद डिसाइड करेगा कि सही और गलत क्या है। ठीक, खुद सोचो अब क्या होगा आंसर, बी के सी? प्री कन्वेंशनल जिसमें 2 स्टेजेस होती हैं, याद होगा आपको, पनिशमेंट एंड अवॉइडेंस, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, मतलब आज्ञाकारिता, आज्ञा का पालन, डर से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए। दूसरी स्टेज इसमें होती है आपकी टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा, मतलब मेरा क्या फायदा होगा, बच्चा ये देखेगा। ठीक, तो इसमें तो हुआ ही नहीं ये लेवल। ये है कन्वेंशनल लेवल का 3rd स्टेज, कन्वेंशनल लेवल की 1st स्टेज अगर मैं कहूं, और ओवरऑल देखें तो 3rd स्टेज। इसमें गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन होती है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के मम्मी पापा तुम पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, ऑनेस्ट हो तुम तो प्राउड फील करेंगे, इसलिए सच बोलो। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्री कन्वेंशनल से और कन्वेंशनल से आते हैं, और कन्वेंशनल में भी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन से आते हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि कन्वेंशनल स्टेज है ये, और ये स्कूल वाला बच्चा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, मतलब एडोलेसेंस के आसपास का। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 7th पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार, पढ़िए।
आंसर कीजिएगा, पोल में दे देती हूं आपको। जो साइंस और मैथ्स वाले एसएसटी वाले हैं, ये लोग ना लाइन टू लाइन एनसीईआरटीज पढ़ के हाईलाइट कर लिया करो पेपर से पहले। अब तो समय निकल चुका है खैर, बट हो सके तो अभी भी कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखो। प्रीवियस ईयर एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको फेल नहीं होने देगा सीटेट में या कहीं पे भी, ज्यादातर जगह पे, स्पेशली सीटेट में, क्योंकि यहाँ सिलेबस चेंज नहीं होता, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। यहाँ उनको आपकी समझदारी देखनी है, आपको कॉम्पीट नहीं कराना कि मेरिट में कितने नंबर ले आए आप, ये मैटर नहीं करेगा। तो चीजें बहुत रिपीट होती हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों के लिए सीखना मुश्किल कब हो जाता है? बताइए कठिनाई कब होगी बच्चों को सीखने में? पहला ऑप्शन है कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, जब आप अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, किसी को पिक्चर दिखा के, किसी को एक्टिविटी करा के, ये तो अच्छी बात है। मुश्किल क्यों होगा, आसान होगा, यहाँ तो इजी होगा सीखना। ठीक। लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, भाई बच्चे, लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, ये लाइन याद रखिएगा, है ना। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, हम ग्रुप्स में अच्छा सीखते हैं, तो ये बात भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स, दिस इज द प्रॉब्लम। अगर आप टूटे फूटे टुकड़ों में चीजों को एक दूसरे से जोड़ेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा सीखने में। ठीक। तो आपको चीजों को जोड़ना होता है, अलग थलग हिस्सों में नहीं, टुकड़ों में नहीं, बल्कि कनेक्ट करके पढ़ाना होता है बच्चे की लाइफ से भी, और जहां से भी हो सके रियल लाइफ से जोड़ करके। दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, अगर वो खुद से इंटरनल मोटिवेशन है, दैट मींस पॉजिटिव बात है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि कठिनाई तब होगी जब आपने एक चीज बताई यहां की और दूसरी चीज बताई कहीं और की। ठीक। एक कहावत भी है हिंदी में, बट हम उस पर नहीं जाएंगे, कि ठीक है कि कहीं से ईंट ली, कहीं से कुछ और लिया और कुछ का कुछ जोड़ के आपने बता दिया, तो वो मजा नहीं आएगा, वो कनेक्शन बनना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 74% आंसर्स आपके सही आ रहे हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए और जवाब दीजिए। इसकी लैंग्वेज बड़ी है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, एक एक्टिविटी चल रही है क्लास में, बच्चों को एक्टिविटी दी है करने को, टीचर ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई बच्चे को हो रही है समस्या, तो उसको कुछ हिंट दो, कुछ क्लू दो, थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर दो। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्कीज थियरी, दिस स्ट्रेटेजी ऑफ टीचर विल, भाई लेव वाइगोस्की, देखो कितना बड़ा हिंट दे रहा है क्वेश्चन में आपको, कि लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ये चीज क्या कहलाएगी, ये जो टीचर ने हिंट दिया है व्हाट व्हाई हाउ का पूछ करके, जिससे बच्चे के दिमाग में क्लैरिटी आए, ये क्या कहलाएगा? ध्यान से आंसर करना, आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज होते हैं लेकिन ये है आसानी। ठीक है बात, आगे बढ़े, देखो फटाफट से। 24,000 लोग देख रहे हैं, 13,000 लोगों ने लाइक किया, भाई लाइक शेयर बराबर किया करो, आकर के पता लगना चाहिए आप आए थे। कॉज विथड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, क्यों? ऐसा थोड़ी कि भाग जाएंगे बच्चे, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये तो अच्छी बात है, उनको मदद मिली है। बी ऑप्शन है, बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ऐसा नहीं है, ये तो मीनिंगफुल चीज है, ये तो अर्थपूर्ण है, ये तो हेल्प करेगा, मीनिंगलेस थोड़ी है, अर्थविहीन थोड़ी है। फिर है सी ऑप्शन, एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, ये बात सही है कि एक पाड़, एक ढांचे की तरह, एक सीढ़ी की तरह हेल्प करेगा। क्या है? स्कैफोल्ड के रूप में। स्कैफोल्ड क्या होता है? टेम्परेरी हेल्प मिल जाएगी बच्चे को, जहां वो अटक रहा है वहां से वो निकल पाएगा और खुद से सीख पाएगा, यही तो बात कहते हैं वाइगोस्की। डीमोटिवेट द चिल्ड्रन, ऐसा थोड़ी है भाई, जहां अटक रहे थे अगर आपको किसी ने हिंट दे दिया जीवन में, तो आपको डिमोटिवेट करेगी ये चीज या मोटिवेट करेगी? एक सीढ़ी की तरह काम करेगी, एक ढांचा आपको मिल गया, एक हिंट आपको अगर मिल गया, हिंट हो, क्यूज हो, आधी हाफ सॉल्व प्रॉब्लम्स हो, ये सब स्कैफोल्डिंग में आते हैं। स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है जिसको वाइगोस्की ने कहा है कि टेम्परेरी हेल्प, वहां हेल्प देना जहां बच्चा अटके, जहां उसको समस्या हो। ठीक, आप साइकिल चलाना जब सीखते थे, आपके मम्मी पापा या कोई भी पीछे से पकड़ता था, आजकल तो खैर साइकिल दूसरी तरह की आ गई हैं, वो पीछे से स्कैफोल्डिंग देते थे आपको, वो स्कैफोल्ड थे आपके, जिनको एमकेओ कह सकते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, जो स्कैफोल्डिंग देने वाला व्यक्ति होता है। स्कैफोल्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है। देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर। किस दायरे में देगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD में। ये वर्ड्स हैं जो वाइगोस्की की थियरी में इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ छह वर्ड हैं जो वाइगोस्की की थियरी में इंपॉर्टेंट हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। उसके अलावा 3 और वर्ड हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग और MKO। ये 6 वर्ड हैं, पूरी थियरी खत्म हो जाती है वाइगोस्की की। और अगर 7वां ऐड करना हो तो कोऑपरेशन ऐड कर लेना, कि एक दूसरे का सहयोग करके सीखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। स्पीड ज्यादा हो रही है क्या? चलो थोड़ा सा धीरे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9,
इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चों को दिक्कत कब होती है? ये तो आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमारे टाइपिस्ट जी ने कर दिया और मैं भी ध्यान नहीं दे पाई हूँ। चलो फिर भी आंसर कर लो, अगर अब मैंने पोल दे ही दिया है तो। भाई बच्चों को सीखने में दिक्कत कब होगी? जब डिस्कनेक्टेड चंक्स में उनके सामने इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, इसमें भी 3% लोगों ने आंसर गलत दे दिया, अभी 2 मिनट पहले कराया ये क्वेश्चन। कमाल करते हो भाई, हैं? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट्स दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। ये कंस्ट्रक्टिविज्म से क्वेश्चन आता है, और रचनावाद वो है जो कहता है कि बच्चा करके सीख सकता है, स्वयं से सीख सकता है, उसका ज्ञान की सृजन करने में, ज्ञान की रचना करने में, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में एक्टिव रोल होता है, ऐसा कहता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है आप पूछेंगे, कई लोग तो अभी जागे होंगे ना। कंस्ट्रक्टिविज्म एक स्कूल है साइकोलॉजी का, एक थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि बच्चा सीख सकता है एक्टिविटी करके, जिसमें पियाजे कहते हैं बच्चा खुद से एक्टिविटी करके सीखेगा, वाइगोत्स्की कहते हैं समाज और संस्कृति की मदद से सीखेगा। ठीक, दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जेरोम ब्रूनर भी इवन कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। आपका जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो भी इसी से संबंधित है। क्लियर है बात? पहला ऑप्शन है आर सोलली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स, प्ले एन एक्टिव रोल, सोलली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक, या कोई रोल ही नहीं है। भाई बच्चे क्या हैं? एक्टिव रोल प्ले करते हैं सीखने में। ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इस बात को समझने में हमें नहीं हो रही। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंट, यानी जन्म से लेकर के और किशोरावस्था तक सीखने का सीक्वेंस क्या रहेगा, सॉरी डेवलपमेंट का सीक्वेंस क्या रहेगा। वीडियो बिल्कुल साफ है मोनिका, आप अपने एंड पे क्वालिटी ठीक कर लीजिए, यहां से एकदम 1080p में चल रहा है, HD क्वालिटी में। ठीक है, वीडियो में कोई कमी नहीं है, आप लोगों की दुआओं से सारे संसाधन हैं, चल रही हैं चीजें। देखिए फटाफट से आंसर कीजिएगा। आंसर क्या होगा इसका? सीक्वेंस क्या होना चाहिए? जन्म से किशोरावस्था, जन्म से किशोरावस्था समझते हैं ना, जन्म से मतलब बर्थ, 0 ईयर्स से लेकर के 17-18 साल तक आपका क्या एक पैटर्न है, या मैं कहूं 13 साल तक, अगर एडोलेसेंस तक की ही बात हो रही है। ठीक, तो हम कह सकते हैं पैटर्न क्या रहेगा। आंसर बताओ सब। 88% आंसर सी, यस। सेंसरी, यानी बच्चा पहले अपने सेंसेस से, 5 सेंसेस से दुनिया की समझ बनाता है, टच करके, फील करके, देख करके, सुन करके, टेस्ट करके चीजों को। अपने सेंसेस आर टीचर्स, ये मैं कहती हूं, जैसा कि प्याजे कहते हैं अपनी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा पहले चीजों को अपने 5 सेंसेस से समझ बनाएगा। फिर कॉन्क्रीट चीजें जिनको वो टच फील कर सकता है उनके बारे में आसानी से समझ पाएगा, जैसे ये पेन कॉन्क्रीट है, लेकिन मैं कहूं बिटकॉइन के बारे में बताओ, आपको सोचने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना, टच और फील नहीं करोगे ना। ऑनेस्टी के बारे में बताओ, लव के बारे में बताओ, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट थोड़ी है कि ये लो मैं लव लेके आ गई, दिस इज लव, है ना, दिस कैन बी लव बट दिस इज नॉट लव। आगे बढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट बाद में आता है आपकी 11 साल के बाद, ये 7 साल की उम्र में, 7 से 11 इवन पहले से ही, जब से बच्चा चीजें समझने लग जाएगा, और कॉन्क्रीट के बाद एब्स्ट्रैक्ट आएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, SCA, सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं बच्चे की। एक क्वेश्चन यहां से भी आना ही होता है। कोई कह रहा है कोट अच्छा है, साड़ी मत बता देना इसे, है? देखो एक बार आंसर करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, समस्या समाधान की जो क्षमताएं हैं उनको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। भाई बच्चे को अपॉर्चुनिटी दोगे तो अच्छी होंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग, या नहीं? सिर्फ प्रैक्टिस 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 बार बार कराते रहोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है समस्या तो कोई भी आ सकती है आपकी लाइफ में, जरूरी थोड़ी है सेम प्रॉब्लम आए कि सिर्फ प्रैक्टिस करा दी हो गया। तो प्रैक्टिस हेल्प कर सकती है, बट सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं चलेगा। ड्रिल का मतलब वही होता है 2 एकम 2 2 दूनी 4, बार बार सेम चीज रिपीट करना। एनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। देखो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व फिक्स्ड तरीकों से नहीं होती, फ्लेक्सिबल तरीकों से होती है, मल्टीपल वेज से होती है। ठीक, अगर फिक्स तरीके मतलब अगर किसी को 2 ही तरीके आते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो वो जब तीसरी प्रॉब्लम आएगी तो कैसे सॉल्व कर पाएगा। फिर है थर्ड, जनरेटिंग फियर अमॉन्ग स्टूडेंट्स। डर का माहौल पैदा कर देंगे तो कहां से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, यानी समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। ठीक, एनालॉजीज मतलब वैसी ही चीजों के एग्जाम्पल देना, चीजों को कनेक्ट कर पाना। ठीक, भाई आपकी आंखें क्या है, कैमरा जैसी हैं, जैसे कैमरा रिकॉर्ड करता है चीजें वैसे आपकी आंखें रिकॉर्ड करती हैं चीजें। दैट मींस एनालॉजी दे दी मैंने आपको एक, है ना। तो आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। कितने % आंसर सही है? सिर्फ 50% आंसर सही है, 49 बल्कि। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अभी तो हम 13 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। देखो देखिए फटाफट से,
नेक्स्ट क्वेश्चन का वो पढ़िए, पोल लीजिए और आंसर कीजिए। ठीक, पोल लेकर के आंसर कीजिए फटाफट। बढ़िया से तैयारी करेंगे, टेंशन लेनी नहीं है, जो यहाँ चल रहा है पढ़ते रहो। 5 मैराथन देख लो। अगेन मैं बार बार वही सेम बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, वहां से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पेपर में। ठीक है जी। 26,000 लोग हो गए हम जुड़ करके, 18,000 लोग लाइक कर रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ टास्क, एक टास्क के दौरान साइना एक बच्ची है, इज टॉकिंग टू हरसेल्फ, अपने आप से बातें कर रही है, अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क, कि वो कैसे कैसे किसी टास्क को कर सकती है। जैसे आप पेपर में जाके वो टास्क है आपके लिए, पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार इसको कैसे कैसे, मतलब ये क्या, मैंने तो ये पढ़ा था, मतलब आप खुद से बातें कर रहे हैं बोल बोल करके। ठीक, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच, ये क्या है, एक निजी वाक है, प्राइवेट स्पीच है, किस तरह का साइन है। प्राइवेट स्पीच को प्याजे कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच है, काम की नहीं है, बट वाइगोस्की कहते हैं बहुत काम की है ये तो। ठीक, दैट मीन्स सेल्फ रेगुलेशन कर रहा है बच्चा, खुद को ही डायरेक्शन दे रहा है। सेल्फ डायरेक्शन भी लिख सकता था यहाँ पे पेपर में, सेल्फ डायरेक्शन लिखा हो, सेल्फ रेगुलेशन लिखा हो, सिंपल बात है, प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है। ठीक, क्लियर है ना ये बात, हमें कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में। 3 से 7 वर्ष के आसपास ये रहती है, स्पेशली 3 से 6 के बीच में तो होती ही होती है। ठीक, कि बच्चा खुद से बोल बोल के बातें करेगा। ईगोसेंट्रिज्म तो प्याजे कहते, बात हुई है वाइगोस्की की कि पूछा क्या है, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी नहीं है ये, इससे ही तो धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी। आप 3 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक थ्योरम बना दे, वो तो नहीं होगा ना। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है खुद से बात करना, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। आगे बढ़ेंगे, इसके भी आंसर आपके 75% ही सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार, ये पढ़िए, मैं इतने आप लोग को देखती हूँ, पोल देती हूँ। नेक्स्ट देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। आज थोड़ा मैं टाइम भी ले रही हूँ, कल से थोड़ा और जल्दी करेंगे। ये जो सेट हैं आपके क्वेश्चंस के, अलग अलग क्वेश्चंस, ये ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं जो सीटेट ने खुद रिलीज किए हैं, बढ़िया से इनको करके जाइए मॉक टेस्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी, खेलते खेलते रोहन को लग गई चोट और रोहन ने कर दिया रोना शुरू। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, ये देख करके कि रोहन रो रहा है, खेलने में थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, और उन्होंने कहा कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई, है ना, लड़के रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसी चीजें हमने बहुत सुनी है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है इनके पिताजी के द्वारा, इसको आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, कि इंसान नहीं होते वो। बताइए फटाफट से, जल्दी जवाब दीजिए। 14th का ए, रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। रूढ़िबद्धता को सिंपल शब्दों में, परंपरा तो खैर एक पॉजिटिव वर्ड होता है, बट रूढ़िबद्धता जब वो बन जाए, जब कोई परंपरा रूढ़िबद्ध बन जाए कि वो किसी के साथ अन्याय करने लगे, किसी एक तरफ झुक जाए, तो वो स्टीरियोटाइप है। ठीक, रिड्यूस जेंडर बायस, बायसनेस को कम थोड़ी कर रहे हैं, पक्षपात को कम थोड़ी कर रहे हैं यहां तो, बल्कि बढ़ावा दे रहे हैं ये कह करके। इक्वालिटी कहां है इस बात में? चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, चैलेंज कहां कर रहा है ये तो, बल्कि सपोर्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, ये जो स्टेटमेंट है इनके पिताजी का, ये दर्शाता है कि ये लैंगिक रूढ़िबद्धता बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं कि लड़के तो रोते नहीं है, लड़कियां रोती हैं, है ना। ये भी तो कह सकते थे कि बेटा करेजियस बनो जीवन में, रोने की क्या जरूरत है, ऐसी तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लाइफ में। ये कहने का क्या मतलब था कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो? दैट मीन्स जेंडर बायस है, जेंडर स्टीरियोटिपिकल है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। देखिए एक बार, हे भगवान, क्वेश्चन नंबर 15 पोल लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन, जवाब दीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जो हम एक दूसरे से अलग हैं, इस चीज को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, इसको क्राइटेरिया बना लेना चाहिए एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। फेलियर की तरह ट्रीट करें कि टीचर के पार्ट पे फेलियर है। इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। देखो, ना तो ये रुकावट है कि बच्चों में डाइवर्सिटी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सब एक जैसे तो होंगे नहीं, रोबोट्स थोड़ी हैं, इंसान है। ठीक, क्राइटेरिया है मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, ऐसा नहीं करना हमें कि एबिलिटी बेस्ड ग्रुप बना देने हैं कि ये बच्चे इसमें जाएंगे, तुम अच्छे हो तुम इस ग्रुप में, दूसरा इस ग्रुप में, मिक्स्ड एबिलिटी वाले ग्रुप बनाने होते हैं। फेलियर नहीं है टीचर के पार्ट पे। ये क्या इंपॉर्टेंट है फॉर प्लानिंग ऑफ
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि आप पढ़ाएंगे कैसे, इस चीज का ध्यान आप पहले ही रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे अलग अलग तरह के आने वाले हैं। कोई एक तरह का बच्चा नहीं है कि आप सिर्फ एक मेथड से, एक चीज से पढ़ा देंगे, एक एग्जाम्पल से पढ़ा देंगे। मल्टीपल वेज अपनाने हैं। इस चीज में हेल्प मिलती है टीचर को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, लेसन प्लान को बनाने में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए। ठीक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि आप जो एक्टिविटी डालेंगे वो सबको ध्यान में रख करके अपने शेड्यूल में प्लान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फटाफट से, इसमें बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, 88% आंसर सही है। देखो इसी तरह के क्वेश्चन प्रोग्रेसिव एजुकेशन से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, जबकि ये अपने आप में 1 नंबर का ही टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन को मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम, और इतना इजी टॉपिक है, मतलब इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है। देखिए हिमानी बख्शी, बहुत बढ़िया हिमानी। चलिए, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्टोपिया, डिस्मॉर्फिया, डिसग्राफिया, डिस्फेजिया, ये सब क्या लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं अगर मैं कहूं तो। बच्चे, जिन बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टी है, किसी भी वजह से कोई भी समस्या हो रही है, इसमें सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं आएंगी, डिफिकल्टी में कुछ भी आ सकता है। डिसेबिलिटीज में जितने मैंने नाम लिए वो आएंगे। अ टीचर शुड नॉट, ये वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, नॉट, शुड नॉट, क्या नहीं करना है। पहला ऑप्शन है डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग। भाई इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग अच्छी होती है क्योंकि इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखा जाता है। ये बात तो सही है, और सही है तो गलत है क्योंकि शुड नॉट पूछा है हमसे। तो यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, ये भी अच्छी बात है कि आप मल्टीपल तरीके अपनाएं, तो ये भी नहीं होगा। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स, मिल गया एक नेगेटिव वर्ड, और हमें नॉट ही पूछा था, जबकि हमारे तरीके फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लचीले होने चाहिए। एक तरीका काम नहीं कर रहा, दूसरे तरीके को अपनाएंगे, लेकिन रिजिड क्या है, एक ही तरीके से सबको पढ़ाएंगे, चाहे किसी को डिफिकल्टी आ रही हो ना आ रही हो। तो सी ऑप्शन ही सही है, तो सिंपल बात है। यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, ये वर्ड इतना प्यारा है कि इसको बिल्कुल आप दिल से लगा लीजिए। कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट करना, बच्चे के बेहतरी के लिए। बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है चीजों को, ये बात याद रखनी है हमें। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है और पूछा ही गलत है, इसीलिए गलत ही सही है। समझ पा रहे हो ना बात को? नॉट लिखा हुआ था क्वेश्चन में। सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। ओनली राइट ऑप्शन, आंसर तो खैर एक ही होता है। डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। भाई क्रिएटिविटी से क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा, हर हालत में। क्रिएटिविटी क्या है? कुछ नया करना। क्रिएटिविटी को पहचानने का मुख्य लक्षण क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, मैं आपके सामने पोल दे देती हूं। ये तो इतना आसान है, हर बार यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है आपसे। अरे यार पोल दे दिया क्या मैंने? देखो 1 मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 17, सी और डी में से कोई एक होगा, तो अपने आप चूज कीजिए कौन सा होना चाहिए। मोहम्मद अख्तर, देखिए एक बार। हाइपर एक्टिविटी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई नहीं है। क्रिएटिविटी से सीधा सीधा डाइवर्जेंट थिंकिंग को जोड़ा जाता है कि बच्चा मल्टीपल वेज में सोच पाएगा, अलग अलग दिशाओं में सोच पाएगा। ठीक है, और कौन से वर्ड हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेटरल थिंकिंग। ठीक, ये सारी चीजें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये सब क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हैं। और इसके 4 मुख्य विशेषताएं हैं। FFOE, फफोई से याद कराया था। फ्लुएंसी यानी बहुत सारे आइडियाज आना, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन होना, एक चीज काम ना करे दूसरा तरीका अपनाएंगे, ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता होना, और इलैबोरेशन उस चीज को विस्तार में समझ पाना। आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। शेम, शर्मिंदगी, पढ़िए। जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की होगी उन्हें आनी चाहिए इस टाइम, तो वैसे नहीं आनी चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे अभी से भी तब भी आपके पास टाइम है। मैं ये बात आपसे कहती रहूंगी क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि आप 4 दिन में लगातार ठीक से पढ़ लेंगे तो, और दिमाग भगवान ने थोड़ा बहुत ठीक दिया है तो हो जाएगा। प्रियंका घोष, चलिए आंसर कीजिए। शेम डैश, शेम क्या है? वैसे दिमाग सबका ठीक ही होता है, थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है या सही अप्रोच की जरूरत होती है। ठीक। शेम हैज नो रिलेशन टू कॉग्निशन। कॉग्निशन कल ही समझ रहे थे ना हम, दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो कॉग्निशन, दिल और दिमाग की बात हुई थी। कोई रिलेशन नहीं है क्या? अगर आपको शर्म महसूस हो रही है, क्या आप ठीक से सीख पाएंगे? जहां आपको बेइज्जत किया जाता हो रोज, वहां रह पाएंगे? वहां दिमाग चलेगा आपका? बुरा लगेगा आपको? तो ऐसा तो नहीं है कि कोई रिलेशन नहीं है। इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, महत्वपूर्ण है शेम। नहीं भाई, मोटिवेट थोड़ी होते हैं। अगर आप कई लोग जो शर्मिंदा करते हैं, कई टीचर्स बुरा भला सुना रहे हैं बच्चों को खड़ा करके सबके सामने, उससे फायदा नहीं हो रहा। उससे शायद एक बच्चा हो 100 में से जो उसको मोटिवेशन की तरह ले जाए, अदरवाइज तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम हर्ट होगी। तो ये अच्छा तरीका नहीं है बच्चों को मोटिवेट करने का। शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली, बार बार शेमफुल फील कराओगे नहीं। कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन कॉग्निशन, दिस इज द राइट बात कि भाई इसका
नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है बच्चे के दिमाग पे, बच्चे के संज्ञान पे। हो सकता है बच्चा बहुत अच्छा कर सकता था, बट उसको बार बार शेमफुल फील करा करके, उसको खुद पे शर्म महसूस करा करके आपने, हो सकता है कि एक व्यक्ति जो गलत दिशा में ना जाता उसको भी भेज दिया हो। तो शेम का गलत प्रभाव पड़ता है, शेम फुल नहीं फील करवाना चाहिए बच्चे को। ठीक है, हाफिज शाहिद ऑफिशियल। चलिए, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं, 79% आंसर्स यही दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, भाई मोटिवेशन को बनाए कैसे रखा जा सकता है? सिंपल बात है, आपके जीवन में भी आपको जरूरत होती होगी, बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हो आप लोग कि मोटिवेशन को बना के कैसे रखें। अभी तो संडे वार्ता भी करनी, मैंने आज क्वेश्चंस भी नहीं पूछे आप लोगों से, रहने दूंगी आज संडे वार्ता, किसी और दिन कर लेंगे, क्योंकि मेरी भी एनर्जी कम है, पढ़ ही लेते हैं चुपचाप से। देखो एक बार, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, कैसे बना के रखें मोटिवेशन को? फटाफट से आंसर कर दो पोल लेकर के। ठीक, हम लोग हो गए 28,000 लोग और लाइक कर रहे हैं 21,000 लोग। मुस्कान गोडारा, चलिए आंसर कीजिए। सी ऑप्शन कह रहे हैं 81% कि पनिशिंग द चाइल्ड है। क्या खा लिया भाई? अच्छा मैंने ही गलत देख लिया। बी ऑप्शन सही होगा। ये तो मतलब कुछ कोई पदार्थ फूंक के कोई कह सकता है ये कि पनिश करना बच्चों को सही ऑप्शन हो सकता है ना? ये तो गड़बड़ है। देखो, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, मोटिवेशन को कैसे सस्टेन किया जा सकता है, बढ़ा के रखा जा सकता है। तो बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं गिविंग वेरी इजी टास्क, बहुत आसान टास्क देंगे तो बच्चा हो जाएगा बोर। जो लोग ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिनके दिमाग में समझ बढ़ चुकी है, उनको बोरियत फील होगी कि यार ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, ये बात सही है कि भाई आपको मास्टरी हासिल करनी है, पारंगत होना है, किसी चीज का मास्टर बनना है, इस चीज के लिए करो, ना कि नंबर के लिए, ना कि किसी और चीज के लिए, सीखने के लिए सीखो। इस चीज से मोटिवेशन बनी रहती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रोट मेमोराइजेशन नहीं, रटने से कभी मोटिवेशन नहीं बनती। बी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 20th। मल्टीपल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आता है, एक मिनिमम, मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं। ठीक, पढ़िए एक बार, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, 8 प्रकार की बुद्धि है, फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की उनकी बुक थी, जो 1983 में 1983 में आई थी, और उसमें उन्होंने पहले 7 प्रकार की बुद्धि की बात की थी, फिर 8 की। अभी हम 8 ही को फॉलो करते हैं, वैसे तो प्रकार तो बहुत सारे हो गए उनके। ठीक, मोक्ष निर्वाणी। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो ये कहता है कि बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाइए और बच्चे अलग अलग तरह से बुद्धिमान हो सकते हैं, लोगों में अलग अलग तरह की बुद्धि हो सकती है। हो सकता है कोई म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कोई आपका क्या कहें गार्डनिंग में बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई लोगों को समझने में बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई म्यूजिक का तो मैंने नाम ले ही दिया है, मैथ्स में बड़ा अच्छा हो, कोई लॉजिक साइंस में बड़ा अच्छा हो, है ना, कोई जो है वो आपका जिसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक, बॉडीली स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा हो। ठीक, देखिए फटाफट से किस चीज पे जोर दिया है? सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, हाँ यही कहा है उन्होंने कि कई प्रकार होते हैं इंटेलिजेंस के, बुद्धि के। आईक्यू टेस्ट कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, के इंटेलिजेंस कोशेंट को सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेकर के मेजर कर सकते हैं। नहीं, इन्होंने तो कहा अलग अलग रूप में बुद्धिमान हो सकते हैं लोग। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बुद्धि में भी, सब में एक प्रकार की बुद्धि नहीं पाई जाती, पहले माना जाता था ये। वन डोमेन, ऐसा नहीं है कि एक डोमेन सभी डोमेन को सुनिश्चित कर देगा कि अगर मैथ में अच्छे हो तो दुनिया की हर चीज में अच्छे हो, ये नहीं कह सकते। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो 76% आंसर्स आप लोग दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी, यानी एक समावेशी शिक्षा, 5 नंबर का आता है पेपर में आपका ये, जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी वो जोड़ देंगे, जिसमें वो इसको डाइवर्सिटी को जोड़ देंगे, लर्निंग डिफिकल्टीज को जोड़ देंगे। ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। पोल ले लीजिए, आंसर कीजिए, फटाफट से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। 9 क्वेश्चन और बचते हैं आपके, 9:30 का सेट है, और एक सेट में कोशिश करूंगी डेली एटलीस्ट आपके साथ डिस्कस कर लूं, एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम कर दूंगी, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो मैं चाह रही हूँ आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं थोड़े थोड़े, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स हैं 30 क्वेश्चन में जो भी पेपर में आएंगे। ठीक, अलग अलग सब्जेक्ट के भी हम कर लेंगे। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी, किस चीज पे होना चाहिए जोर? अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पे। देखना, एक बात ध्यान रखना, यहां डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन, अन नहीं होनी चाहिए। ठीक, डिफरेंशिएटेड अच्छी होती है कि अलग अलग तरह से सिखाना बच्चे को, तो गलती से भी आंसर ए नहीं करना। फिर है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, कि बस फर्स्ट आ जाओ, नहीं, मास्टरी ओरिएंटेड होने चाहिए गोल्स, ना कि
परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। इन वर्ड्स को दिमाग में रखिएगा प्लीज। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। देखो दुनिया में हमारा होने का ना ये एक बहुत बड़ा मोटिव है कि हम अपने पोटेंशियल तक पहुंच पाए। कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, किसने क्या अचीव किया, ये हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमारा मुद्दा ये होना चाहिए जो मेरे अंदर पोटेंशियल था, क्या मैंने उसको अचीव किया, जो मैं कर सकता था या कर सकती थी, क्या मैंने वो किया, है ना। तो आप अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकते हो। इसी तरह से हर एक बच्चे के अंदर जो भी पोटेंशियल है, किसी में, हर किसी में कुछ ना कुछ है, उसको मैक्सिमाइज किया जा सके, उसको हाईएस्ट लेवल तक लेके जाया जा सके, ये उद्देश्य है एजुकेशन फॉर ऑल का, है ना। अब एक बच्चा है जो चल नहीं सकता, आप उसको ये थोड़ी कहेंगे तुम रेस में भागो, भाई उसमें और कोई पोटेंशियल होगा जो उसके अंदर है, उसको तो आप बाहर निखार के लाओ। यही कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। सेग्रीगेशन कभी भी नहीं करना, है ना, सेग्रीगेशन नहीं करना, इंक्लूड करना है, अलग थलग नहीं करना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 90% आंसर आप दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। वाइगोस्की की मैंने 3 चीजें बताई हुई हैं, आपको याद आ रही होंगी, SCL, ठीक है। 99% क्वेश्चंस आपके इन्हीं 3 शब्दों से सॉल्व हो जाते हैं। फटाफट से आंसर करना। क्वेश्चन नंबर है 22। देखिए फटाफट से आंसर करो। हाय मैम, मेरे एडमिट कार्ड में टाइम, रोल नंबर और सेंटर का नेम है, नहीं दिख रहा। किरण, वो किसी के में भी नहीं दिखेगा, पेपर से 2 दिन पहले आपको दिखेगा। 2 एडमिट कार्ड आएंगे, फाइनल एडमिट कार्ड पेपर से 2 दिन पहले आएगा। अभी आपको डेट पता चलेगी और सेंटर पता, सॉरी सिटी पता चल जाएगी किस शहर में है पेपर, ठीक है। ये कल वाली वीडियो में बताया भी था मैंने। गुलफाम हसन और नूरुल इस्लाम, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछो। देखो अगर हम बात करें, लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है लेव वाइगोस्की का, वो किस चीज पे जोर देता है? वो कहता है समाज से सोसाइटी, कल्चर यानी समाज, संस्कृति और भाषा, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के विकास में, ठीक। तो इन तीनों में से कौन दिख रहा है हमें? एक ही ऑप्शन है यहाँ, कल्चरल टूल्स। बाकी दोनों तो नहीं है, ना तो यहाँ सोसाइटी है, ना यहाँ लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं है। ये तो इक्विलिब्रेशन, मोटिवेशन, ये तो कोई टर्म ही नहीं है जिन पे बात करें। तो संस्कृति से हम बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसा वाइगोस्की कहेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, कुछ क्वेश्चंस में फंस रहे हो बस। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक बार पढ़िए इसको, पोल देती हूं मैं। क्या कह रहे हो? मैं अपनी तारीफ तो सुन लूं यार। मैम आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हो। अच्छा, थैंक यू सो मच राहुल गुप्ता, है ना। ये तारीफों की वजह से ही खड़ी हूं मैं यहाँ पे, नहीं तो एनर्जी है नहीं मेरे अंदर उतनी है। तबीयत खराब चल रही है बहुत। देखिए खैर ऐसा भी नहीं है कि तारीफों की वजह से खड़ी हूँ, मैं तब से खड़ी हूँ जब से तारीफें होती नहीं थी, है ना। अब तो आप लोग का इतना अच्छा सपोर्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के बारे में कौन सी एक बात सही है? फटाफट से बताओ। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। जो स्कूल में सिखाया जाता है उससे डेवलपमेंट होता है। मतलब आपके दादा परदादा कोई अगर स्कूल नहीं गया था, या गई थी दादी परदादी, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ये कहना चाहते हैं हम? अरे नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है। फिर है बी ऑप्शन, डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, यानी सिर्फ बचपन में होता है फिर खत्म हो जाता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है डेवलपमेंट, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है सिर्फ 2 से 12 साल जो कि चाइल्डहुड है उसमें होकर के खत्म हो जाएगा, ठीक। डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स फॉर एवरीवन। भाई विकास की जो दर है वो हर एक संस्कृति में सेम होगी। क्यों? हो सकता है अमेरिका का बच्चा ज्यादा फास्ट सीख जाए हमारे यहाँ से, हो सकता है उनके यहाँ डेवलपमेंट या जो बाकी रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, तो दर सेम होगी ये नहीं कह सकते। दर में विभिन्नता हो सकती है, जो रेट है वो अलग अलग हो सकता है ना। कोई बच्चा 9 महीने में चलना या खड़े होना शुरू कर देगा, किसी को 1.5 साल लग जाएगा चलने में, ठीक। तो रेट में तो डिफरेंस होता है, सेम नहीं होता रेट कभी भी, लेकिन स्टेजेस सेम होती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, स्टेजेस हमेशा सेम होंगी, रेट सेम नहीं होगा, दर सेम नहीं है। जिस रेट से बढ़ रहा है उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन स्टेजेस सेम है, यूनिवर्सल है वो। डेवलपमेंट इज मल्टी डिमेंशनल, दिस इज द राइट बात, के विकास बहुआयामी होता है, मल्टीपल डायमेंशंस में होता है, फिजिकल भी, कॉग्निटिव भी, सोशल भी, इमोशनल भी, है ना। मल्टीपल आयाम में 4 प्रकार हैं विकास के, PCSE, यानी फिजिकल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सोशल, सामाजिक और इमोशनल। जो बाकी की कहानियां हम सुनते रहते हैं वो विकास के प्रकार में डायरेक्टली नहीं आते। इस पर चर्चा मैराथन सेशन में करेंगे, ठीक, जल्दी मैं लूंगी 1 आध दिन में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, RPWD एक्ट के अनुसार, फटाफट से ये 3 सेट भी अगर आपने लगा लिए ना CDP के तो बहुत हो जाएगा मेरे साथ। मैं ज्यादा आपको नहीं कहूंगी, बट 3 सेट लगा लो मेरे साथ CDP के, और रिवीजन तो मैं कराई दूंगी थियोरीज का और वो सब।
अगले 3 दिन ये 3 सेट चलाते हैं। कल भी 9:30 या मैं कोशिश करूंगी 9 बजे ही मिल जाए, 9:30 रखते हैं यार अभी, ठीक है। जगह तो हो ही आप लोग, 29,000 लोग। देखो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 किस टर्म को एप्रोप्रिएट समझेगा, सही समझेगा यूज करना, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। देखिए फटाफट, अगर हम बात करें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट किस चीज को सही समझेगा, स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, क्रिपल्ड है बॉडी। नेगेटिव नहीं लग रहा सुनने में, बिल्कुल लग रहा है ना। आप बच्चों को ऐसे हीन भावना से देख रहे हो। स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, हम ये कह सकते हैं भाई शारीरिक रूप से कोई एक अक्षमता है, बच्चे को शारीरिक दिव्यांगता है, इसका मतलब ये नहीं है उसकी बाकी एस्पेक्ट सब खत्म हो गए, कि उसमें दिमाग नहीं है या वो सोशली अच्छा नहीं कर सकता या कुछ और नहीं कर सकता। शारीरिक रूप से थोड़ा सा उसको दिक्कत है, दिव्यांगता है, ये कह सकते हैं। बाकी देखिए नेक्स्ट, फटाफट से देखो, जल्दी देखो जल्दी। सी ऑप्शन है हैंडीकैप्ड। ये भी एक ऐसा वर्ड है कि आपने बच्चे को विकलांग मतलब ये कह दिया कि लायक नहीं है किसी, आपने डिमीन कर दिया उसको, हीनता दिखा रहे हैं आप कहीं ना कहीं, इंफीरियोरिटी उसको फील करा रहे हैं। रिटार्डेड भी नहीं कहते हम, रिटार्डेड तो भाई बिल्कुल जब एक सर्टेन आईक्यू लेवल से नीचे जाएगा तब तो रिटार्डेड वर्ड यूज करोगे। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग कर भी रहे हैं, 78% आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, conceptual understanding among students is likely to improve in the settings which emphasize on। conceptual मतलब concepts की understanding, और ये conceptual understanding किस development से जुड़ी हुई है बताना जरा कमेंट करके। जो संकल्पनाओं का विकास है, संकल्पनात्मक समझ है, वो विकास के किस प्रकार से जुड़ी हुई है, यानी डेवलपमेंट के किस टाइप से जुड़ी हुई है, conceptual understanding या conceptual development, ये पूछा है आपसे। आपका पढ़ाया हुआ बहुत जल्दी समझ में आता है, शुक्रिया मैम, थैंक यू शाहबाज जितने भी लोग लिख रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेंटल डेवलपमेंट, या इसका दूसरा नाम क्या हुआ, सुंदर नाम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। जो दिमाग में ही बनते हैं ना कॉन्सेप्ट्स, कहीं और तो बनेंगे नहीं, हाथों में थोड़ी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दिमाग में होते हैं, ठीक। अगर हम बात करें इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकता है। ये तीनों शब्द यूज किए जा सकते हैं सेम टाइप के डेवलपमेंट के लिए, क्या समझे। देखिए कंपटीशन से बढ़ेगी, कंपटीशन में बढ़ावा मिलेगा, कॉम्पिटिटिव जो आपका प्रतिस्पर्धाएं हैं, कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिशन्स हैं, अलग अलग तरह के एग्जाम्स हैं, वहां पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कॉन्सेप्ट्स की। भाई वहां तो ध्यान कॉन्सेप्ट की बजाय कंपटीशन पे रहता है कि मुझे फर्स्ट आना है। इंक्वायरी एंड डायलॉग, सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव है बी ऑप्शन में, और जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो हमारे काम का है। अन्वेषण और संवाद, 99% चांस है कि जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, जिस ऑप्शन को आपने पा लिया कि इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव है, कि आपका आंसर सही होगा, बच्चे के पक्ष में है, ठीक। सबसे ज्यादा सही, सबसे ज्यादा एक्टिव जहां है बच्चा। इंक्वायरी एंड डायलॉग, जब वो पूछताछ करे, क्वेश्चंस पूछे, बात करे, आपस में डिस्कशन करे, डायलॉग करे। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, तो भाई टेक्स्ट बुक तो एक रिसोर्स है, सब कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, बार बार टेस्ट लेने से क्या होगा, अगर इंक्वायरी का मौका नहीं मिल रहा, तो कॉन्सेप्ट्स तो तब अच्छे बनते हैं ना जब हम बातें करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं, समझते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उसको जानना चाहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं आज। देखिए फटाफट से आंसर करना। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन रहते हैं आपके, लास्ट 4 क्वेश्चंस। कितने ठीक हुए वो भी मुझे बता के जाना, और लाइक शेयर करके पूरा आंकड़ा कर दीजिए 30,000 का। हालांकि अब ये चीज मुझे इतना मतलब वो नहीं करती कि मैं आपको ये कहूँ कि इतने नंबर करा दो, ये इतना शेयर करके इतना कर दो, बट ठीक है, मतलब इट फील्स नाइस, है ना, इट फील्स ग्रेट एक्चुअली। देखो एक बार, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, मैं तो निर्वाणा प्राप्त ना हो जाए कुछ टाइम में, मजाक कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि देखो आ जाओ, जाता ज्ञान की बातें बाद में करेंगे, पेपर का टाइम है, अभी मैं मूड में नहीं हूँ कि आपका टाइम बर्बाद करूं। इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, यानी मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वो किस चीज पे फोकस करनी चाहिए, पोल दे दिया ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये उद्देश्य थोड़ी है कि जो फर्स्ट आ रहे हैं उनको ढूंढ लो ताकि प्राइज दिया जा सके। फोकस तो लर्निंग अच्छी हो इस पे है, प्राइज तो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि लर्निंग अच्छी हो, ठीक। सेग्रीगेशन नेगेटिव वर्ड है। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ये एक बात अच्छी है कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सीखेगा कैसे, उसको दिक्कत कहां है, अगर हमने ये समझ लिया तो इवैल्यूएशन काम का है, अदरवाइज तो नहीं। जो टेस्ट कर रहे हैं आप वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ये जान सके कि बच्चे को जरूरत क्या है, ठीक। तो सी ऑप्शन, ताकि इंप्रूवमेंट आगे कराया जा सके, लेबल नहीं करना होता, ये नेगेटिव बात होती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 87% लोग आंसर कर भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए एक बार, पढ़िए फटाफट से।
फिर मैं पोल दे देती हूँ। लो 30,136 लोग हो गए हम जुड़ करके, बहुत बढ़िया लोग हो यार। अब तो मैं कहते ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा लग रहा है पुनिच भगवान है। देखो एक बार मजाक कर रही हूँ यार। देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखो और आंसर करो। देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 27। देखो देखो 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर हम छुट्टी करेंगे और कल पढ़ेंगे। कल आपकी कई सारी क्लासेस हैं, याद रखिएगा, ईवीएस की, हिंदी की। अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज। भाई एरर्स को क्यों एनालाइज करेंगे आप एक टीचर के रूप में? आप जो बच्चों ने गलतियां की हैं उनको आप क्यों विश्लेषित करेंगे? आप विश्लेषण क्यों करेंगे कि बच्चा क्या क्या गलती कर रहा है, इस बात को आप एनालाइज करते हैं क्यों? तो सी ऑप्शन 90% आंसर सही दे रहे हैं आप लोग। उसका जो सही बात है वो मैं बता देती हूँ। देखो एक बार अगर हम बात करें, स्क्रीनशॉट ले रही हूँ मैं, कभी आपको लगे आंसर देख के बता रही हूँ, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, है ना। देखो एक बार, कई लोग तो ये भी मजाक कर देते हैं, मतलब मुझे इतनी हंसी आती है कि इतना ध्यान कैसे रखा जा सकता है। आवर टीचर शुड एनालाइज एरर्स। एरर्स को क्यों एनालाइज करे? क्योंकि लर्निंग इज सोनली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स, कि सिर्फ एरर को करेक्ट कराने पे ध्यान देना है लर्निंग। शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट तो देनी ही नहीं है, आप किस अधिकार से पनिशमेंट देंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ, जब हम लोग टीचिंग ट्रेनिंग में थे तो हमारे ग्रुप में एक हमारी सहपाठी थी, पीयर थी, जिसने एक थप्पड़ लगा दिया था बच्चे को, और पनिशमेंट होती नहीं है आजकल अलाउड, फिर बैंड बज गई थी। और तो ऐसा हमें करना नहीं है, ठीक। सी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये बात सही है कि जो गलतियों की समझ है वो अर्थपूर्ण है, वो सीखने में मदद करती है। अगर आपको ये समझ आ जाए आपकी गलती कहां हो रही है, कैसे हो रही है, कहां प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? लर्निंग अच्छी हो जाएगी, ठीक। डी ऑप्शन सेग्रीगेट, बिल्कुल नहीं करना। तो सी ऑप्शन सही है कि त्रुटियों की समझ अध्ययन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। एरर्स क्या है? विंडो की तरह काम करते हैं, एक खिड़की की तरह काम करते हैं, जहां से झांक के आप ये देख सकते हैं कि बच्चे की लर्निंग कैसे हो रही है, ठीक है जी बात। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो एरर्स अच्छे हैं, ठीक है, जैसे दाग अच्छे होते हैं सर्फ एक्सेल के ऐड में, वैसे एरर्स अच्छे होते हैं टीचिंग प्रोसेस में। क्लियर है बात? उससे पता लगता है कि बच्चों की गलतियां हो रही हैं तो कहां हो रही हैं, आप झांक के देखेंगे। एरर्स का मतलब ये नहीं सिर्फ एरर ही कराते रहोगे, बात को समझा करो। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का बेस्ट स्टेट क्या है? पढ़िए जरा। मॉडरेट अराउजल, अराउजल होता है एक तरह से एक्साइटमेंट, मान लो आप, एनर्जी का बढ़ना। मॉडरेट अराउजल, फटाफट से बताइए। पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये टॉपिक से, और अभी तो हम एटलीस्ट कई सेट लगा लेंगे तब तक, पेपर तक। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग, लर्निंग सीखने के लिए सबसे अच्छी स्टेट कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था। पहला ऑप्शन है मॉडरेट अराउजल, यानी थोड़ा संतुलित उत्तेजना, एक्साइटमेंट होनी चाहिए बैलेंस में। हाँ बिल्कुल सही बात है। नो फियर, डर क्यों होना चाहिए? डर से कोई सीखेगा तो ढंग से थोड़ी सीख पाएगा, ये बात तो सही लग रही है हमें। 86% आंसर सही भी आ रहे हैं, बाकी क्यों गलत हैं देख लेते हैं। नो अराउजल, अगर एक्साइटेड ही नहीं हो सीखने को लेके तो क्यों सीखोगे, है ना। अगर वो एक्साइटमेंट ही नहीं होगा, अगर मैं ये कहूं कि मुझे तो फर्क पड़ता ही नहीं बिल्कुल, मतलब मैं देखना ही नहीं चाहती कि आप लोग कितने लोग लाइव हो आज, तो ये एक्साइटमेंट खत्म ही हो गया, फिर तो बिल्कुल जीरो ही है। हालांकि मैं इस चीज से क्या हूं, एक वर्ड होता है इनडिफरेंट, कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, मुझे पसंद है सीखना सिखाना, और ये प्रक्रिया जब से चल रही, जब 100 लोग देखते थे, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि अराउज नहीं करती या ये एक्साइट नहीं करती, ठीक। तो मॉडरेट अराउजल तो सही है, लेकिन नो अराउजल प्रॉब्लमेटिक है। बिल्कुल डर ना होना सही बात है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। लो अराउजल, अराउजल अगर बहुत कम है फिर भी दिक्कत होगी, सीखने में मोटिवेशन ही नहीं आएगी। हाई फियर, तो डर के मारे वैसे नहीं सीख पाओगे, दोनों ही गलत हैं। हाई अराउजल, एक्साइटमेंट अगर जरूरत से ज्यादा हो गई तो आप अपनी बात कह भी नहीं पाएंगे, पेपर को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ओवर एक्साइटेड हैं, है ना। आपने ओवर एक्साइटेड करके जीवन में भसड़ की होगी एक आध बार, तो दिस इज हाई अराउजल, कि आप ज्यादा अराउज हो गए। हाई फियर, बहुत ज्यादा डर है, तो डर के मारे तो वैसी दिक्कत है। डर तो जीरो चाहिए हमें, या बहुत कम चाहिए अगर मैं कहूं तो, कोई भय नहीं। ए ऑप्शन, संतुलित अराउजल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग? सीखने सिखाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आंसर कीजिएगा। फटाफट से आंसर कीजिएगा। देखिए, सबसे बेहतरीन जो तरीका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग? सबसे बेहतरीन मोड। रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, रटना नहीं।
एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, भाई रिलेशनशिप्स किसके बीच में, कॉन्सेप्ट्स के बीच में, यानी आप बच्चे को कनेक्ट करके पढ़ा रहे हो, चीजों से जोड़ के पढ़ा रहे हो, एग्जांपल्स कनेक्ट कर रहे हैं आपके टॉपिक से, सही बात है। इमिटेशन, नकल और रिपीटिशन से कोई अच्छी लर्निंग नहीं होती। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस कैसा हो गया कि आपने सिर्फ एक कैमरा ने रिकॉर्ड तो किया, बट बाद में थोड़ी वो जानता है कि क्या गलती हुई क्या सही हुआ। इंसान लेकिन एनालाइज कर सकता है, अगर उसने ऑब्जर्व किया तो बाद में एनालाइज कर सकता है कि क्या गलत किया क्या सही किया। ये वीडियो अगर मैं देखना चाहूं तो मैं बाद में बैठ के एनालाइज कर सकती हूँ ऑब्जर्व करने के बाद कि यार यहाँ पे मैं ना थोड़ा और धीरे बोल सकती थी, है ना, यहाँ थोड़ा और एक्सप्लेन किया जा सकता था, यहाँ ये वाला एग्जाम्पल भी आ सकता था। ये क्या हुआ, एनालिसिस हुआ। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन के बाद एनालिसिस जरूरी है। विदाउट एनालिसिस अगर ऑब्जर्वेशन है तो वो एक कैमरा के जैसा है, एक मशीन के जैसा है जिसने रिकॉर्ड तो किया बट एनालाइज कुछ नहीं किया। तो डी ऑप्शन गलत हो गया। सबसे बेहतरीन क्या है, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव भी यही होगा जब संकल्पनाओं कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशन को बिल्ड किया जाए। ठीक है जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बढ़िया एकदम मजे आ गए। ठीक, पढ़ के आपको भी आए होंगे। ये सारे टॉपिक आपके रिवाइज हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ये टीचर मेड क्वेश्चंस नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में डायरेक्टली मिलेंगे। क्योंकि अपनी मर्जी से टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन बना देना वो प्रॉब्लम है फिर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के सामाजिकरण, सामाजिकरण से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। सामाजिकरण क्या है, समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानून हम सीखते हैं समाज में, यही सोशलाइजेशन है। तो सोशलाइजेशन के बारे में कौन सी बात सही है ये पूछा है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। मैं आपकी क्लास करके मैंने सीटेट क्लियर की थी प्राइमरी की, साक्षी कह रही है। साक्षी, आप जल्दी ही केवीएस की वैकेंसी आए, आप जॉब भी ले लें और अच्छा करें जीवन में। मेरी तो यही शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, बढ़िया करें, एकदम आग लगा दें। आग का मतलब लिटरली आग मत लगा देना आज से मतलब है यहाँ पे कि बिल्कुल बढ़िया एकदम जो भी बेस्ट हो सकता है वो करें। देखो एक बार कॉन्टेक्स्ट में समझना चीजों को। ठीक, देखो एक बार क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सोशलाइजेशन के बारे में। पीयर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट्स एंड फैमिली इज सेकेंडरी। देखो, फैमिली कभी सेकेंडरी नहीं हो सकती, प्राइमरी है। सबसे पहले आप फैमिली में ही आते हो, समाज का ही छोटा रूप है परिवार, मिनिएचर वर्जन है। स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट, जो कि बात सही है। फैमिली इज प्राइमरी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। कभी भी ये मत करना एक ऑप्शन पढ़ के आंसर लगा के निकल जाओ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कभी भी। स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट एंड पीयर्स आर सेकेंडरी, भाई दोनों ही सेकेंडरी हैं। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी, बात तो सही है। फैमिली कैसे, भाई फैमिली नहीं हो सकती सेकेंडरी, देख रहे हो कभी कई बार ऐसा होता है। ओवर कॉन्फिडेंट हो गई मैं भी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और अभी भी बताएंगे, बाद में भी बताएंगे सेशन देखने के बाद, जितने लोग बाद में देखेंगे। और आपके